भ्रूणकोश जो है ना, उसको हम भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो गुरु बीजाणु हैं उस गुरु बीजाणु से एक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब गुरु बीजाणुओं की संख्या के आधार पर, या हम कहें कि गुरु बीजाणु केंद्रकों की संख्या के आधार पर भ्रूणकोश मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, यानी एक बीजाणु भ्रूणकोश। दूसरा है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, यानी द्विबीजाणु भ्रूणकोश। और तीसरा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, यानी कि चतुर्थ बीजाणु भ्रूणकोश। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रूणकोश जो हैं उसका विकास किस पर डिपेंड है, एक गुरु बीजाणु पर हैं या 2 पर हैं या 4 पर हैं। सबसे पहला हमारे पास है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, एक बीजाणु भ्रूणकोश। एक बीजाणु भ्रूणकोश को हम इस प्रकार समझेंगे कि जो एक बीजाणु भ्रूणकोश हैं उसमें भ्रूणकोश का विकास एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। कितनों से? एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु से यदि होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक बीजाणु भ्रूणकोश कहेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अब आप पीछे की वीडियो को कईयों को याद कीजिए कि हमने जब भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसमें एक गुरु बीजाणु का निर्माण पढ़ा था हमने। आगे का जो डायग्राम है इसमें आप देखिए कि ये एक, मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर ये एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है जो बीच में दिखाई दे रहा है। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है और इस गुरु बीजाणु से इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास जो बीजांड द्वार की ओर गुरु बीजाणु होता है उससे होता है। तो ये जो एक गुरु बीजाणु है इसने गति की और मान लीजिए ये बीजांड द्वार की ओर आ गया। तो जिस भ्रूणकोश का विकास बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से होता है और जिसका केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के और 4 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसमें से 3 जो केंद्रक हैं वह तो एग एपरेटस या अंड उपकरण का निर्माण कर लेते हैं तथा एक जो केंद्रक हैं वो बीच में आकर के बचा हुआ केंद्रक जो है वह द्वितीयक केंद्रक के स्थान पर व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न यह भ्रूणकोश 4 कोशिकीय तथा 4 केंद्रिकीय हो जाता है। तो 4 कोशिकीय और 4 केंद्रिकीय अवस्था के अंदर इस प्रकार का जो भ्रूणकोश बनता है वो एक बीजाणु भ्रूणकोश होता है। और इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम ओइनोथेरा टाइप का भ्रूणकोश कहते हैं, जिसमें 4 कोशिका और 4 केंद्रक बनते हैं। हमने पीछे एक वीडियो के अंदर चर्चा की थी जिसके अंदर भी एक बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण हुआ था। तो उसके अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय जो भ्रूणकोश था उसका हमने डिटेल में पहले पढ़ा था। तो जो एक बीजाणु भ्रूणकोश होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अभी जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे वो ओइनोथेरा टाइप का है, जिसमें 4 कोशिकीय और 4 केंद्रिकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और पहले की एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था तो वो जो था एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से जिसका निर्माण हुआ था उसको हमने क्या कहा था? पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश कहा था। और पॉलीगोनम टाइप का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रिकीय प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो ये जो
पोलीगोनम टाइप का और ओइनोथेरा टाइप का भ्रूणकोश है वो किस प्रकार के भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है? मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है, यानी कि एक बीजाणु भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है द्विबीजाणु भ्रूणकोश, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास दो गुरु बीजाणुओं से, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो गुरु बीजाणु केंद्रकों से जिसका निर्माण होता है। इसमें आप डायग्राम देखिए वापस। डायग्राम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो प्रकार होते हैं। इसके अंदर जो भ्रूणकोश हैं, भ्रूणकोश का विकास जैसे मान लीजिए सबसे पहले 1 से 2 बने और दोनों जो हैं उसमें से एक जो गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो था उसमें विभाजन होकर के 2 बन गई। अब 2 गुरु बीजाणु है ना, ये जो 2 गुरु बीजाणु हैं ये क्रियाशील होकर के ही भ्रूणकोश का पूर्णतः निर्माण करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाएंगे और उसके बाद इस आधार पर कि कौन से प्रकार का, जैसे ये 2 दिखाई दे रहे हैं और शुरू में यहाँ पर जो 2 हुए उसमें से एक दो जो हम बात कर रहे हैं कि बीजांड के अंदर एक भाग चेलेजा की ओर होता है, एक माइक्रोपाइल की तरफ होता है। तो यहाँ जो भ्रूणकोश का जो विकास हुआ वो कौन से गुरु बीजाणु से हुआ? ये भ्रूणकोश का विकास कौन से गुरु बीजाणु से हुआ? चेलेजा वाले से हुआ या माइक्रोपाइल वाले से हुआ? इसके आधार पर बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है उसको 2 भागों में बांटा गया। बाइस्पोरिक जो है उसको 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक तो है एलियम टाइप। एलियम टाइप के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणकोश का जो विकास जो होता है ना वो चिलेजा यानी कि निभागीय गुरु बीजाणु से होता है और इसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। यदि चिलेजा वाला गुरु बीजाणु सक्रिय होकर के पूरे भ्रूणकोश का निर्माण कर ले और 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का निर्माण करे तो उसे हम क्या कहेंगे? एलियम टाइप का भ्रूणकोश कहेंगे। और दूसरा होता है एडिमियन टाइप। इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास क्या हो जाएगा फिर? माइक्रोपाइल वाला भाग या बीजांड द्वारीय वाला जो भाग होता है उस भाग के गुरु बीजाणु से यदि निर्माण होगा पूरे भ्रूणकोश का तो उसे हमें क्या कह देंगे? एंडीमियन टाइप का भ्रूणकोश कह देंगे। और यह भी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। तीसरा जो होता है वो टेट्रास्पोरिक चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास 4 गुरु बीजाणुओं से होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 गुरु बीजाणुओं से होता है या 4 गुरु बीजाणु केंद्रकों से होता है। इसमें जो है ना भित्ति निर्माण नहीं होता, शेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। तो इससे क्या होता है, शेल वॉल फॉर्मेशन या भित्ति निर्माण नहीं होने के कारण चारों के चारों जो गुरु बीजाणु हैं वो चारों केंद्रक भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेते हैं। और ये जो चारों प्रकार के जो गुरु बीजाणु हैं उनको हम कोइनोमेगास्पोर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कोइनोमेगास्पोर। तो इस प्रकार जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार का यदि भ्रूणकोश बनेगा तो हम इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश कहते हैं। ये जो भ्रूणकोश जो होता है ना ये अलग अलग 7 प्रकार के बन सकते हैं, जिसमें द्वितीय केंद्रकों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। किसी में यदि 2 हैं तो उसे एडोक्सा टाइप का कह देंगे द्वितीय केंद्रकों की संख्या। ये द्वितीय केंद्रकों की संख्या यदि 4 हैं तो उसे हमें प्लेम्बेगो टाइप का कह देंगे। 3 हैं 3n हैं तो क्राइसेंथेमम प्रकार का। और यदि 8mn है संख्या द्वितीय केंद्रक जो हैं उसमें तो उसको हम क्या कह देंगे? पेपेरोमिया टाइप का कह देंगे। तो बच्चों जो भ्रूणकोश जो हैं उसके हमने अलग अलग प्रकार पढ़े आज। उसके अंदर भ्रूणकोश के प्रकारों के अंदर हमने
मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो से बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक एक से बनेगा, बाइस्पोरिक 2 गुरु बीजाणुओं की सक्रियता से बनेगा, टेट्रास्पोरिक 4 गुरु बीजाणुओं के द्वारा बनता है। उसमें अलग अलग टाइप के हैं, हमने अलग अलग टाइप उसके पढ़े, एलियम टाइप का पढ़ा, एडेम्यून टाइप का भी पढ़ा। तो ये जो भ्रूणकोश जो हैं इसको आप अच्छी तरह से बुक्स में पढ़िए, आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप वीडियो देखिए, पढ़ने का अभ्यास कीजिए, पढ़ोगे तो आपको ज़रूर याद रह जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर निषेचन, निषेचन से पहले जो भी प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जितने भी वीडियो थे वो इससे पहले डाले जा चुके हैं, आप उनको देखिए। आज जो है हम एंजियोस्पर्म के अंदर निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के अंदर जो निषेचन जो है उसके बारे में सर्वप्रथम जो है जो खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक था, उसने की थी। और एंजियोस्पर्म के अंदर जो निषेचन है वो अनेक स्टेप में होता है। निषेचन जो है वो फर्टिलाइजेशन है वो अनेक स्टेप में होता है, अनेक स्टेप में उसके, जैसे पोलन ग्रेन्स जो हैं उनका जर्मिनेशन, फिर पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर होना, और फिर पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होना। यानी कि 3 स्टेप में प्रक्रिया होती है। परागकणों का अंकुरन होगा, वर्तिकाग्र पर जब परागण की क्रिया हो जाएगी, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो उसका अंकुरन होगा, फिर परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होगा और परागनलिका का भ्रूण के अंदर प्रवेश होगा। इन तीनों स्टेपों को हम लगातार पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है परागकणों का अंकुरन। आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसके अंदर ऊपर दिखाई दे रहा है स्टिग्मा वर्तिकाग्र। तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, परागण के पश्चात वर्तिकाग्र के ऊपर जो परागकण हैं वो जल तथा शर्करा युक्त पदार्थों को अवशोषित करते हैं, और जल तथा शर्करा युक्त पदार्थों को अवशोषित करके ये परागकण पोलन ग्रेन पराग नलिका का निर्माण करते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसके शीर्ष पर एक तो होती है वेजिटेटिव सेल तथा उसके पीछे जो हैं वो 2 होते हैं अचल नर युग्मक या नॉन मोसाइल हम बोल सकते हैं मेल गैमिट्स। बड़ा करके डायग्राम दिखाएं तो इसमें पोलन ग्रेन है वो उनमें जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होने के बाद क्या हो गया, पोलन ट्यूब बन गई। आगे जो दिखाई दे रहा है वो वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, पीछे जो 2 ग्रीन कलर के छोटे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, मेल गैमिट्स हैं। परागनलिका शीर्ष वृद्धि करती है, शीर्षस्थ वृद्धि करती है, और यदि अनुकूलन की बात करें तो 20 से 30 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इसके लिए अच्छा रहता है। और अन्य यदि एलिमेंट्स या तत्वों की बात करें तो बोरोन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम इसके लिए जरूरी है। और परागनलिका जो है वो रसायनोवर्तन गति प्रदर्शित करती है, और अधिकांश जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो एक ही बनती है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के, उनमें एक से अधिक जो है पोलन ट्यूब्स बन सकती हैं। तो एक से अधिक यदि पोलन ट्यूब जिनमें बनेंगे उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीसाइफोनस कंडीशन। तो मोनोसाइफोनस या पॉलीसाइफोनस है, ये डिपेंड किस में है, पोलन ट्यूब की संख्या पर। अब दूसरा परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो परागनलिका जो है वो बीजांड में प्रवेश कैसे करती है, परागनलिका बीजांड में 3 तरह से प्रवेश कर सकती है। आपके डायग्राम जो है स्क्रीन पे उसमें दिखाया गया है ए, बी और सी। ए, बी और सी, इसमें देखो परागनलिका को डॉटेड में दिखाया गया है कि एक तो ए जो है उस तरह से जाए, एक बी जो है वो वहां से जाए, और एक सी जो है उस तरह से जाए। यानी कि परागनलिका ओव्यूल के अंदर एंटर कैसे करेगी। तो पहला जो प्रकार है उसके अंदर तो जो ए दिखाई दे रहा है उसके प्रकार को हम बोलते हैं पोरोगेमी। उसे क्या बोलते हैं, पोरोगेमी, या अंडद्वारीय या बीजांड द्वारीय प्रवेश बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब हैं वो बीजांड द्वार जो होता है उससे प्रवेश करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोरोगेमी कहा जाता है। और जो बी कंडीशन है वो यदि परागनलिका चिलेजा वाले भाग जो हैं उससे यदि प्रवेश करे, निभाग जिसको बोलते हैं, उससे प्रवेश करे
तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिलेजोगेमी बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। और जो सी जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जब जो पराग नलिका पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर चिलेजा तथा आइलम के बीच कहीं से भी इंटेग्यूमेंट जो है उसको तोड़ करके, यानी कि अध्यावरण को यदि तोड़ करके प्रवेश करती है तो उसको हमें अध्यावरणीय प्रवेश या हमें मीजोगेमी बोलते हैं। तो 3 तरह से प्रवेश कर सकती है पराग नलिका, पोरोगेमी, चिलेजोगेमी और मीजोगेमी। माइक्रोपाइल वाले भाग से जाए तो पोरोगेमी, चिलेजा वाले भाग से जाए जैसे बी में तो चिलेजोगेमी, और इंटेग्यूमेंट को तोड़ करके यदि जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, मीजोगेमी। तो 3 तरह से प्रवेश ये कर सकती है। तीसरा जो स्टेप है वो है पराग नलिका का भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश। अब पराग नलिका जो है ये पहले तो ओव्यूल में तो चली गई, लेकिन ओव्यूल के बाद अंदर की तरफ जो ये भाग दिखाई दे रहा है रेड कलर का, जिसके अंदर एंटीपोडल सेल, सहायक कोशिकाएं, बीच के अंदर जो है सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2n न्यूक्लियस होता है, ये जो बीच वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक। तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होता है, तो पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल जो है उसके भीतर चाहे पोरोगेमी से आए, चाहे चिलेजोगेमी से आए, चाहे मीजोगेमी से आए, लेकिन जो एम्ब्रियो सेक जो है ना उसके अंदर हमेशा ही जो प्रवेश करेगी वो एग एपरेटस वाला भाग है, ये एग एपरेटस वाले भाग से ही प्रवेश करेगी। और एग एपरेटस वाले भाग के अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि एग एपरेटस या अंड उपकरण जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, 2 सहायक कोशिका और एक एग सेल से मिलकर के बना होता है। तो इस एग सेल के साइड में जो सहायक कोशिका है उसमें से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, और नष्ट हुई सहायक कोशिका से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए कि पोलन ट्यूब जो है वो किस में पहुँच गई, एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुँच गई। ये रहा एम्ब्रियो सेक, और पोलन ट्यूब ने पहुँच के यहाँ पर क्या कर दिया, 2 मेल गैमेट जो पीछे पीछे आ रहे थे, हमने बात की थी ग्रीन कलर की, वो दोनों जो हैं ये मेल गैमेट्स यहाँ पर इसने छोड़ दिए, 2 मेल गैमेट्स। अब इन 2 मेल गैमेट्स का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, इसमें से जो एक मेल गैमेट्स हैं वो एग सेल की तरफ जाएगा, और एक मेल गैमेट जो है वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना हुआ है, जो डिप्लॉयड होता है, जो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर के बना होता है, उसकी तरफ जाएगा। इसको आप इससे समझिए कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ना वो होता है 2n डिप्लॉयड, तो उसके साथ एक मेल गैमेट जाएगा, और एक मेल गैमेट जाकर के 3n यानी कि त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा। ये 3n हुआ ना, यानी कि 2n + 3n, तो 3n इसको बोलते हैं त्रिसंयोजन या त्रिशल्यन। तो यहां तो हो गया त्रिसंयोजन या त्रिशल्यन। और एक जो एग है, एग की तरफ जाएगा, और एग की तरफ जाकर के और एक मेल गैमेट से जो 2n यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट या युग्मनज का निर्माण कर लेगा। एग के साथ फ्यूज होकर के गैमेट्स जो 2n जाइगोट बनाता है, यह वास्तव में निषेचन है। इसे कहते हैं वास्तविक या ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की प्रक्रिया या संयोग होने की प्रक्रिया, मेल गैमेट्स, दोनों मेल गैमेट्स ने संयोग किया है, अर्थात 2 बार निषेचन हुआ, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्विनिषेचन। और 3 का यहां संयोग हुआ, त्रिशल्यन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसंयोजन, या हम कहते हैं द्विनिषेचन तथा त्रिशल्यन एंजियोस्पर्म के अंदर विशेष करैक्टर आ गया है। जो यूनिवर्सल करैक्टर है एंजियोस्पर्म का, त्रिशल्यन और द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन तथा त्रिशल्यन का पाया जाना एंजियोस्पर्म का मुख्य करैक्टर है। और इस जो द्विनिषेचन और त्रिशल्यन जो पाया जाता है उसके अंदर टोटल मिलाकर के कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, 5 केंद्रक। कौन कौन से, 2 केंद्रक तो द्वितीयक केंद्रक जो है उसमें 2n हो गया, उसके साथ एक मेल गैमेट्स, तो 3 तो ये हो गए, और एग
और मेल गैमेट्स एक और मिलकर के 2 ये हो गए, तो 3n 2n इक्वल टू 5n। तो टोटल मिलाकर के कितने केंद्रकों ने भाग लिया? 5 केंद्रकों ने। अर्थात एक एंजियोस्पर्म के कंप्लीट निषेचन के अंदर द्विनिषेचन तथा द्विसंलयन की प्रक्रिया होती है और उसमें कुल मिलाकर के कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। इस प्रकार एक एंजियोस्पर्म के अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। थैंक यू।